अपने संगठन गीत का को दोहराएंगे। आप सब चाहे तो आप अपने फोन में या जैसे भी बुकलेट में पीछे दिया है तो वो आप खोल सकते हैं। भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठे माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। मुक्त करी हो विद्या फिर से, मुक्त करे जो जीव मात्र को, निर्धनता के अंधकार के, दास्य भाव के तोड़ बंध को, युक्त करी हो शिक्षा अपनी, स्वाभिमान से भर दे मन को, अर्थ करी हो स्वावलंबी हो, राष्ट्र जागरण का अभियान, राष्ट्र जागरण का अभियान। सभी एक साथ बोलेंगे। भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। शासन से हो पूर्ण मुक्त यह, समाज पोषित शिक्षा नीति, पूर्ण स्वतंत्र हो पूर्ण मुक्त हो, विद्वानों की शाश्वत ख्याति, नगर ग्राम जनपद से निकली, पूर्ण विकेंद्रित निर्णय रीति, आर्थिक शैक्षिक सामाजिक हो, शिक्षा का स्वायत्त विधान, शिक्षा का स्वायत्त विधान। सभी एक साथ। भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। राष्ट्र भाव से पाठ भरे हो, सत्य सनातन मूल्याधिष्ठित, गौरव जागे भक्ति उपजे, सेवा व्रत में हर जन स्थापित, पूर्ण विकसित हर चरित्र हो, सर्व कला संपन्न सुनिश्चित, कौशल विकसे तेज भी चमके, छात्र छात्र फिर बने महान, छात्र छात्र फिर बने महान। सभी एक साथ। भारतीय शिक्षा से हो, भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान।
रसमय होवे सारी शिक्षा, वातावरण हो खुला प्रसन्न, नाचे गाए खेले कूदे, चित को सींचे खिले सुमन, भीतर जलता ज्ञान दीप जो, करे प्रकाशित विश्व गगन, एकलव्य से शिष्य बने सब, शिक्षक सब चाणक्य समान, शिक्षक सब चाणक्य समान। सभी एक साथ कहेंगे। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। मिलजुल कर हम शिक्षा बदले, जागृत वैचारिक आंदोलन, शोध करे हम करे जागरण, और प्रशिक्षण और प्रकाशन, नित्य करे साप्ताहिक चिंतन, बढ़े मंडलम गढ़े संगठन, साथ मिले सब साथ विचारे, साथ करे अब कार्य महान, साथ करे अब कार्य महान। सभी एक साथ। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। सादर वंदन। चतुर्थ दिवस के दोपहर के बाद के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के मुख्य वक्ता एवं अतिथि डॉक्टर चांद किरण सलूजा जी एवं डॉक्टर वासुदेव एतल जी से मंचासीन होने हेतु विनम्र है। अतिथि परिचय। डॉक्टर चंद्रकिरण सलूजा जी, आप वरिष्ठ शिक्षाविद, भाषाविद एवं संस्कृत हिंदी शिक्षण के विशिष्ट विशेषज्ञ हैं। आपके शैक्षणिक योगदान हेतु तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ द्वारा डिलीट मानद की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रशासन में आपका अनुभव 4 दशकों से अधिक का है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में दीर्घ अवधि तक सेवाएं दी हैं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आप संस्कृत प्रोत्साहन फाउंडेशन दिल्ली के शैक्षिक निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने शिक्षा, संस्कृत व्याकरण, पाठ्यपुस्तक लेखन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा पर 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन एवं संपादन में सक्रिय सहयोग किया है। आप सीबीएसई, एनसीटी, एनसीईआरटी तथा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों की कई उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य, संयोजक एवं अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में आप एनसीईआरटी संस्कृत पाठ्यपुस्तक समिति तथा आईटीईपी संस्कृत के 4 वर्षीय समन्वित कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
शिक्षा तथा संस्कृत संवर्धन में आपके उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्रक, उत्तर प्रदेश विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि पतंजलि पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहित अन्य संस्थानों से आपको प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर वासुदेव एतल जी, अखिल भारतीय सह प्रमुख, गुरुकुल गतिविधि, भारतीय शिक्षण मंडल। मैं चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय से डॉक्टर पंकज शर्मा जी से आग्रह करूंगा अतिथि सम्मान हेतु। डॉक्टर वासुदेव एतल जी पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी DESPU विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो डिवीजन IKS डिवीजन है उसके अध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है। शिक्षण प्रविधि के विषय पर विषय प्रस्तावना के लिए मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर चांदकिरण सलूजा जी से विनम्र आग्रह। सबको सादर नमस्कार। माननीय इस सत्र के अध्यक्ष जी वासुदेव जी, सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया और जैसा बताया कि शिक्षण प्रविधि को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रातःकाल माननीय श्रीनिवास वाखेड़ी जी ने बहुत सारी बातें बताई और विशेष रूप से जब प्रश्नोत्तर हो रहा था तो जब गुरुकुल की बात कर रहे थे तो उस समय शिक्षण प्रक्रिया का कुछ संकेत हमारे समक्ष आया था। और भी बहुत सारे प्रश्न थे, मैंने लिखा जो कुछ चिंतन के लिए बहुत अनिवार्य हैं, उनकी तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ संदर्भगत बातें आपके साथ में कर सकता हूं। प्रायः हम शिक्षण प्रविधि को शिक्षण शास्त्र के नाम से पुकारते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पैडागोजी कह देते हैं। लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट कह दूं कि पैडागोजी केवल मेथोडोलॉजी, केवल शिक्षण विधि नहीं है। क्या है? हम थोड़ा सा, जब मैं सुबह आया तो आपके समक्ष जो 3 शब्दों का बड़ा विशेष प्रयोग किया गया है, उन्मेष, आनंद कोश और फिर शिक्षक तो गुरु। थोड़ा हम समझाना चाहेंगे कि आखिर इसे क्यों कहा, इसका अर्थ है क्या, किसे करूं शिक्षक,
किसे कहूं, गुरु। और क्या भारतीय परंपरा में हम गुरु तक रुक जाते हैं या उससे आगे भी जाते हैं? और जब मैं भारतीय परंपरा की चर्चा करता हूं तो इसका अर्थ केवल एक पुरातन चर्चा मत लीजिएगा कि कहीं ये पुराना हमारा काल था जिसमें ये बातें आती हैं। मैं तो कहा करता हूं ये काल की दृष्टि से पुरातन है और वस्तुतः तो सनातन है, लेकिन यह हमारी भविष्य की आशा भी है, अपेक्षा भी है कि हम ऐसा बनेंगे। कुछ बातें देंगे। मैं दो संदर्भों में बात करूंगा। वर्तमान की स्थिति क्या है, मैं आशा करता हूं, निश्चित तो नहीं कह सकता, कि लगभग 4.5 वर्ष पहले आई एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हम में से कितनों ने पढ़ी है मैं तो नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन शिक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए इसमें 4th अध्याय में विशेष रूप से कहा है और विश्वविद्यालयों के लिए पूरा 12वां अध्याय लिख दिया है। और मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम 12वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा। पहले अध्याय में भी संकेत हैं, लेकिन 12वें अध्याय के कुछ विशेष संकेत हैं। सुबह बातचीत करते हुए कहा गया था भाषा के संदर्भ में, और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, मुझे नहीं पता कितना हमने ध्यान दिया है। उन्होंने कहा था भाषा तो ग्रहण की जाती है, वातावरण से प्राप्त की जाती है, और विश्वविद्यालयों के अथवा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम साहित्य से संबद्ध होते हैं, और साहित्य भी वस्तुतः पढ़ाने की नहीं पढ़ने की वस्तु है। और इस शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिनका हम कुछ संकेत लेंगे। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जो अभी विद्यालय नहीं गए हैं। तेषाम आयु प्रायः वर्षद्वयम् अथवा त्रयम् अस्ति, 2 या 3 वर्ष के हैं, परंतु सर्वे ते शिशवः संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति, वे सभी संस्कृत में बातचीत करते हैं, विद्यालय नहीं गए हैं। इसलिए कहते हैं लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट। भाषा तो ग्रहण की जाती है, भाषा पढ़ी या पढ़ाई नहीं जाती। और यह भाषा पर ही निर्भर नहीं करता है। मुझे लगता है कि सभी विषय समाज से ग्रहण किए जा सकते हैं। मैं केमिस्ट्री के बारे में बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हमें लेकर भी आए, उन्होंने बताया कि मैं केमिस्ट्री का हूं। मैं कहता हूं हम तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेरा शरीर तो स्वयं केमिस्ट्री है, प्रयोगशाला है। हम सब भोजन खाते हैं। अगर मैं पूछूं कितने लोग ग्लास में भरकर खून पीते हैं, मुहावरा नहीं कह रहा हूं, क्या हम रक्तपान करते हैं क्या? तो हमारे शरीर में रक्त कहां से आ गया? भोजन के हर कण में रक्त समाया है। यह हमारे शरीर की प्रयोगशाला है, किस प्रकार से उसे परिवर्तित करके रक्त में परिवर्तित करता है, और जो बहुत इष्ट नहीं है सामग्री उसे बाहर मल के रूप में दे देता है। गांव के बच्चों के बारे में कहा करता हूं, वे संभवतः उन्हें अवसर नहीं दिया गया गणित पढ़ने का, लेकिन गणित तो वे जीते हैं। जब गांव में पगडंडियां बनाई जाती हैं, रास्ते छोटे किए जाते हैं, मैं इसे कैसे कहूं, ये ज्योमेट्री नहीं है, ये रेखा गणित नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं। जब हैंड पंप से पानी निकालते हैं, नहीं निकलता तो उसमें पानी डालते हैं, मैं कैसे कहूं वे भौतिक शास्त्र को जीवन में नहीं अपना रहे हैं। मुझे फिर घटना ध्यान आती है, साइंस टेलेंट की परीक्षा हो रही थी, साक्षात्कार चल रहे थे, दिल्ली में सभी बहुत सारे तथा कथित
पब्लिक स्कूल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो पब्लिक के लिए होते ही नहीं है, लेकिन निजी विद्यालय के विद्यार्थी वहां आए हुए थे, उनसे प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। कुछ गांव के बच्चे भी आ गए किसी कारण से, उनसे प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर नहीं दिए। तो किसी परीक्षक ने अच्छे शब्द नहीं बोले, आ जाते हैं साइंस चरण के लिए। वहीं एक बहुत ही संवेदनशील डॉक्टर सूरज प्रकाश जी बैठे थे, जो नवोदय विद्यालय दिल्ली के प्राचार्य थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, घंटी बजाई, इन सब बच्चों को रोक लेना। कहते हैं प्रश्न मैं करूंगा और मुझे बताना कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। पहले निजी विद्यालय के विद्यार्थी आए, पूछा, बोल रहे पाला पड़ रहा है, खेतों में पानी देगा कि न देगा? वो कहते हैं व्हाट इज पाला? पाला समझाया गया, तो इट इज टू कोल्ड, वी विल नॉट वाटर, क्योंकि पहले ठंड इतनी है, पता नहीं क्या क्या कहा। फिर गांव का बच्चा आ गया, बोल भाई पाला पड़ रहा है, खेतों में पानी देगा कि नहीं देगा? कहता जरूर देंगे। क्यों देंगे? कहते हैं वो तो बाहर ठंड है ना, पानी है तो उसमें ऊष्मा तो है, उससे उन्हें ऊष्मा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, शहर का विद्यार्थी विज्ञान पढ़ता है, गांव का विद्यार्थी विज्ञान जीता है। क्या ये पेडागोजी नहीं है? क्या ये शिक्षण शास्त्र नहीं है? जब वे अपनी बातें हमें कहते हैं, बहुत से विद्यार्थी बहुत कुछ जानते हैं, हम परीक्षकों को पूछना नहीं आता है। उस छोटी सी बच्चे को ध्यान दीजिए, उस छोटे से बच्चे की ओर ध्यान दीजिए, जो घर में इतनी बातें करता है या इतनी बातें करती है। हम भी कहते हैं पता नहीं कहां से सीख कर आता, हमने तो नहीं सिखाया। और वही बच्चा या बच्ची जब विद्यालय जाती है, अगर वो हिंदी की आए, जैसे हिंदी नहीं आती, फेल हो गई है क्योंकि इसे हिंदी आती नहीं, अरे भाई हिंदी नहीं आती थी तो इतनी बातें कैसे करती थी? हम पूछ नहीं पाए, हम परिभाषा देते रहे भाषा की। अरे भाषा तो बोलने के लिए होती है। हमने बच्चों के सामने कभी उस प्रकार से भाषा को बोला जैसा बोला जाना चाहिए जो भाषा पढ़ा रहे हैं। गणित के पढ़ाने की पद्धति क्या होनी चाहिए? भौतिक शास्त्र की चर्चा कैसे की जानी चाहिए? जरा याद कीजिए छोटी सी कहानी को, खरगोश की और शेर की कहानी है। खरगोश जो है वो देवी से पहुंचता है, आप सबने पढ़ी होगी कहानी। जंगल में पशुओं को मार देते हैं, जब सिंह मारने लगते हैं तो कुछ पशु आते हैं, महाराज ऐसे तो आप चले जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, आप क्या खाओगे? कुछ ताना बाना बुना और कहा, हम ऐसा करते हैं कि हमारे राजा को प्रतिदिन हमें ढूंढने के लिए आना पड़ी, अच्छी बात नहीं है, हम ही आपके पास आ जाएंगे। प्रतिदिन एक पशु आपके पास आएगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिएगा। सिंह ने भी सोचा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और करते कराते जीवन चलने लगा। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आ गई और उसने सोचा मरना तो है ही यार, चलो धीमे धीमे चलते हैं। पूरा घूम घुमाते हुए पहुंच गया। राजा ने देखा भूख खूब लगी है, आज सबको मार डालूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम छोटे से मेरे सामने आ गए, कितनी भूख लगी है मुझे। महाराज मेरा कसूर नहीं है, रास्ते में एक और शेर मिल गया। कौन था वह? राजा का क्रोध गया, ये मनोविज्ञान नहीं तो क्या है? महाराज ये मनोविज्ञान नहीं तो क्या है? और फिर कहां रहता है वो? आइए महाराज दिखाता हूं आपको। ले गया, आइए राजा जी। हेलो हेलो, आई चेक। और कुएं में दिखाया, यह रहा। वो अपना प्रतिबिंब देखता है। अब अपना प्रतिबिंब देखता है। वो प्रतिबिंब देख रहा है या फिजिक्स का या लाइट का सिद्धांत?
और जब वो दहाड़ता है दुगनी आवाज आती है। ये दुगनी आवाज आती है या फिजिक्स का साउंड का प्रिंसिपल है? कौन सा ऐसा विषय है जो ये साहित्य की पुस्तकों में नहीं बिखरा पड़ा है? क्या हमने कभी प्रयास किया कि उसे बच्चों को अनुभूत कराएं? मैंने विशेष रूप से शब्द का प्रयोग किया, अनुभूति। क्या हम बच्चों को अनुभूति करा पाते हैं कि नहीं करा पाते? एक और उदाहरण देता हूं। ये माइक भी चल रहा है। मास्टर रुक नहीं सकते वहाँ पे नहीं है। ये चल रहा है वैसे, ये चल रहा है। नहीं ठीक है। फ्री चलिए। भाषा की बात उठी थी, मैं 5 वाक्य आपके समक्ष बोलता हूं। समय नहीं तो लिखवाता, 5 बार एक वाक्य बोलूंगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, 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 आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आपने देखा मैंने 5 वाक्य 5 बार बोले। अब मैं फिर बोलूंगा। अब देखिए क्या वाक्य समान है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। क्या अर्थ समान है या बदल गया है? किसके कारण बदला है? विराम चिन्हों के कारण बदला है। क्या हमने विद्यार्थियों को कभी विराम चिन्हों किया, उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया या नहीं किया? विषय पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, विषय जिंदगी जीने के लिए होते हैं। पुस्तकों में कौन सा ऐसा संदर्भ आता है जिसे जीवन में नहीं जिया जाता है? और कभी हमने उन्हें जिलाने का प्रयास किया या नहीं किया? मैं सुहास जी से बात कर रहा था, अगर हम विज्ञान पढ़ाते हैं, और आज तो प्रश्न भी किसने किया कि प्राचीन भारत में विज्ञान का प्रश्न उठा या नहीं उठा, सिद्धांत ही नहीं। मैं कहा करता हूं, यह बताइए विज्ञान में सिद्धांत पहले आता है या प्रयोग पहले आता है? कोई भी सिद्धांत अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। और हम विद्यार्थी को पहले न्यूटन का लॉ देते हैं, फिर कहते हैं कि इसे देख परीक्षा शाला में जाकर यह विपरीत स्थिति है या सही स्थिति है। वस्तुतः विद्यार्थी बहुत कुछ जानता है। एक छोटी सी बच्ची आती है, अंकल जरा इस प्रश्न का उत्तर दिखा दोगे? मैंने कहा दिखाओ अपनी पुस्तक। मैं समझ गया इसे प्रश्न ही समझ नहीं आया। मैंने पूछा बेटा प्रश्न समझ आया? कहती नहीं। और क्यों नहीं आया मैं उसका कारण भी जानता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में हम पुस्तकें कैसे बनाते हैं पता है? विश्वविद्यालय के हम लोग लिखते हैं और बच्चों के मनोविज्ञान से हम परिचित नहीं होते हैं। मैंने पूछा प्रश्न समझ आया? कहती नहीं। मैंने प्रश्न समझाया? कहती उत्तर मैं लिख लूंगी। कौन असफल हुआ? प्रश्न पूछने वाला असफल हुआ या उत्तर देने वाली असफल हुई? ना जाने ऐसे कितने संदर्भ हैं। बच्चा बहुत कुछ जानता है, इसलिए यहां 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण आ गए हैं। एक शब्द आया उन्मेष। क्या अर्थ होता है उन्मेष का? और फिर कहा आनंद इशारा। क्या होता है आनंद इशारा का? और क्यों कहा उन्मेष से आनंद इशारा? अनफोल्डिंग फ्रॉम शिक्षक टू गुरु। और आपको आश्चर्य होगा, इस शिक्षा नीति का पहला वाक्य यही कहता है। पहला वाक्य कहता है शिक्षा का लक्ष्य है बच्चे की, विद्यार्थी की संपूर्ण क्षमताओं का विकास, समग्रता का विकास। ये समग्रता का अर्थ क्या हो सकता है? संपूर्णता का अर्थ क्या हो सकता है? ये विकास क्या हो सकता है? फिर 2 शब्द हैं, एक है वृद्धि, ग्रोथ, और दूसरा है विकास, डेवलपमेंट। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम ये समझेंगे तो हमें स्पष्ट होगा आखिर उन्मेष का अर्थ क्या है। और जब मैं कहता हूं कि भारतीय ज्ञान शिक्षा नीति ने एक स्थान पर बहुत मजेदार वाक्य लिखा है, कुछ पीपीटी दिखाऊंगा
और आपको दे दूंगा ताकि उसे आप, क्योंकि सब पूरा तो मैं नहीं करा पाऊंगा उसे, लेकिन आप पढ़िएगा जरा उसे। तो कहती है, बड़ा अद्भुत वाक्य है कि हम 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा नीति का निर्माण कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी के लिए, लेकिन हमारा आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। और किसी ने ऐसा संकेत भी दिया, भारतीय ज्ञान परंपरा तो पुरानी है। मैं कहता हूं अगर आप खोल कर देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में तो वे बातें हैं जो कभी हमने सोची ही नहीं है। इसका उत्तर, समग्रता का उत्तर भारतीय ज्ञान परंपरा ही दे रही है। और बड़ा अद्भुत है वो। उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में एक अध्याय है शिक्षावल्ली। थोड़ा ये बता देता हूं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा का अर्थ भाषा शिक्षा था। आधुनिक में माननीय श्रीनिवास जी ने कहा था विद्या, हम विद्या या एजुकेशन को उस अर्थ में लेते हैं, और शिक्षा का अर्थ तो भाषा था, और भाषा के बिना कुछ नहीं चलता। बहुत मजेदार शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस शिक्षा नीति ने भी ECCE शब्द के लिए कहा भाषा और गणितीय क्षमता का विकास। भाषा की बात की है। शिक्षावल्ली में लिखा है 5 कोशों का विकास। आपने कई बार सुना होगा पंचकोशीय विकास। वो पंचकोशीय विकास क्या है? बड़ा स्वाभाविक है। आप सबके साथ आपका एक शरीर है, अर्थात शारीरिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर शरीर ही नहीं है तो मन कहां रहेगा, प्राण कहां रहेगा, बुद्धि कहां रहेगी, और जिसकी चर्चा करूंगा आनंद की, वो कहां रहेगा। इसलिए पहला बिंदु है अन्नमय कोशा। अन्न का होता है खाना, अत धातु है, वासुदेव महान वदिष्यति अनिति धातु हो अर्थात खादनम इति। अति खाता है। और मैं कई बार कहता हूं अगर हम भोजन ठीक ढंग से नहीं खाएंगे तो भोजन हमें खाएगा, होना तो अति ही है। और फिर केवल यही नहीं कहा कि ये खाओ, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद लिख दिया है, उत्तर भी दे दिया है। और मजेदार बात यही है, उस आयुर्वेद में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो प्रश्न है, देखिए आज के हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को कक्षा में बैठाते हैं। थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी कि मैंने कहा बाहर क्यों नहीं बैठा नहीं, स्थान भी सोच लिया था, लेकिन मुझे कुछ दिखाना था। अगर पहले पता होता तो मैं उस तरह से प्रबंधन करता। मैंने कहा नहीं वहीं चलेंगे, अभी तो कुछ बात करेंगे। ये मैंने क्यों कहा, प्राचीन काल के अध्यापक विद्यार्थियों को अगर आयुर्वेद पढ़ाना है तो कक्षा में नहीं पढ़ाते थे, उद्यान वाटिका में पेड़ों के पास ले जाते हैं। वे जड़ी बूटियां चाहते थे, उसके परिणाम क्या होते हैं उसके लिए समय लेते थे। तो इस प्रकार से चरक महर्षि विद्यार्थियों को उपवन में ले गए और ले जाकर कुछ दिखाने लगे। तभी एक आवाज आती है, कोरुक कोरुक कोरुक। आवाज सुनी गई, कौन है ये, क्या है ये? चरक ऋषि पहचान गए, कहते हैं गहरी बात है, वो कुछ पूछ रहा है, उत्तर चाहिए उसे। पूछा कोरुक कोरुक कोरुक, क्या अर्थ है इसका? तो उसने कहा अरुक। रुक कहते हैं रोगी को, अरुक कहते हैं जो निरोगी है। निरोगी कौन है? निरोगी कौन है? निरोगी कौन है? यानी स्वस्थ कौन रहता है? स्वस्थ कौन रहता है? स्वस्थ कौन रहता है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, तीनों प्रश्नों का उत्तर, मितभुक हितभुक ऋतभुक। हितभुक जो हितकारी,
अर्थात जितना चाहिए, जिस रूप में चाहिए उसे खाने वाला हो और हितकारी होना चाहिए। मेरे शरीर में क्या कमी है उसका भी ध्यान रखकर भोजन करना होगा जो हित करने वाला हो। हम इसका थोड़ा सा संकेत देता हूं। आजकल लोगों के, विशेष रूप से शहरों में आप देखिए, हर कोई प्रायः गैस से पीड़ित है। तो मैं कहा करता हूं गैस से पीड़ित क्यों नहीं होंगे। और आंकड़े इकट्ठे किए गए, जहां जहां करोड़ बाग में आसपास छोले भटूरे की दुकान है वो बीमार है। क्यों? जून जुलाई में भी छोले खाते हैं। अरे प्रकृति ने तो छोले का उत्पादन नवंबर दिसंबर जनवरी में किया है, फरवरी में तो पकना शुरू हो जाते हैं। अरे मटर भी पक जाते हैं। आप सफल मटर में रखकर उन पके हुए खा लो, कैसे हजम होगा? गैस नहीं तो और क्या होगा। यहां हेतु भूख है। फिर कहा मित भूख, बहुत मत खाओ मेरे भाई, शरीर को इतना नहीं चाहिए। हम तो लालच में खा जाते हैं और जितना चाहिए शरीर उतना लेकर रस बना देता है, बाकी को विष्ठा में डाल देता है, शरीर से बाहर निकालने वाली नाड़ी में डाल देता है। इसके बाद मित भूख, श्वास लेने के लिए कुछ जगह चाहिए। मित भूख, कम खाओ, जितनी आवश्यकता है उससे भी थोड़ा कम खाओ। और फिर कहा ऋतु भूख, ऋतु के अनुसार। अरे गर्मियों के लिए प्रकृति ने बहुत अच्छे ढंग से टिंडा, तोरी, घिया, खरबूजा और तरबूज बनाया है, क्योंकि पानी की कमी होगी तो जल की पूर्ति उनके द्वारा होगी। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। यह है ऋतु। ऋतु के अनुसार क्या है, हम यदि इस प्रकार से चलते हैं तो यह कहलाएगा अन्नमयी कोश, अर्थात मेरे शारीरिक विकास का स्वरूप क्या है। फिर कहा शरीर तो है, प्राण अभी छोटी सी आयु में ही बच्चों की श्वास लेने की प्रक्रियाएं नष्ट होने लगी हैं। उसके बहुत से कारण हैं, कभी कारणों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जो आप देखिए दिल्ली में बार बार आ रहा है, प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, श्वास के रोगी बन रहे हैं। स्वाभाविक है, प्राण की आवश्यकता, प्राण श्वास है, इसलिए कहा प्राणमय कोश, यानी समग्र विकास का अर्थ है कि श्वास लेने की प्रक्रिया भी ठीक होनी चाहिए। प्राण हो गए तो मन भी तो है, बहुत चंचल है, नहीं मानता है। परीक्षा आ जाती है और कहते हैं कि हे भगवान इस बार तो निकाल दे, अगली बार तो छुट्टियों में ही कोर्स खत्म कर दें, लेकिन मन कहां मानता है। और फिर कितना सुंदर कहा, मनहा पूतम सदाचरित, मन में पवित्र करके ही अपना आचरण करना चाहिए। और बहुत समझाया कृष्ण ने अर्जुन को, हे अर्जुन ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बहुत समझाया। फिर भी अर्जुन कह देते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, नहीं आता नियंत्रण। वायु एक दुष्करम, वायु के समान दुष्कर है। कृष्ण ने ना नहीं कहा, उसने कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यासेन वैराग्येन च कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में ला सकते हो, नहीं तुम कितनी शक्ति नष्ट करते हो सोच भी नहीं सकते हो। कितना सुंदर यजुर्वेद कहता है, स्वप्न में भी दूर दूर चला जाता है, और ये दूर दूर चला जाता है। बहुत सुंदर, कबीर ने इस पर बहुत सारे दोहे लिख दिए। तो प्राणों की शक्ति कोई कम शक्ति नहीं है। बहुत सुंदर कथा आती है, कौन सा अंग बड़ा है, कौन महान है, किस अंग को हमारे शरीर का राजा होना चाहिए था। सभी कहते हैं मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, और सबको कहा तुम एक साल बाहर जाओ और देखते हैं कौन बड़ा है। सब जाने लगते हैं। आंख गई तो उसने कहा जैसे नेत्रहीन अपना काम चलाता है हम करा रहे थे। सारे पाम आदि सब बाहर जाते हैं, लेकिन प्राण जाने लगता है, कहते रुक जाओ भैया, तुम ही हमारे राजा हो, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही नहीं होगा। अरे प्राणमय कोश है। लेकिन प्राणों से तो काम नहीं चलेगा।
उसके बाद तो क्या उचित है कुछ अनुचित है। हम कहते हैं ना, मैं सब समझता हूं या सब समझती हूं, लेकिन मन नहीं मान रहा है, ये मन बड़ा खराब है। तो कहते हैं कुछ परिणाम भी सोच लो। इसलिए कहा बुद्धि जो अलग अलग करती है, बौद्धिकता से जुड़ी हुई है, उसकी भी चर्चा की कि किस प्रकार से बुद्धि जो है वो हमारा कार्य करती है। इसका विज्ञानमय कोश, ये विज्ञान शब्द साइंस आदि नहीं है। अगर विज्ञान का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लोगे तो भैया इसमें तो विज्ञान नहीं जुड़ा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो विज्ञान जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कारण है। विज्ञान एक व्यवस्था है। जब जब चुनाव आते हैं, अभी चुनाव बिहार का गया, सभी समाचार पत्रों ने लिखा एनडीए की विजय हो सकती है। ये कैसे आया? उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। यानी विज्ञान पद्धति है, विज्ञान कोई विषय नहीं है। उस दृष्टि से आप कहा बौद्धिकता जो है वो विश्लेषण करती है। और फिर कहा विज्ञानमय कोश, और बहुत सुंदर शब्द कह दिया अंत में, आनंदमय कोश। क्या होता है ये आनंद? बहुत सुंदर। एक आप में से हिंदी के कौन कौन प्राध्यापक हैं? है कोई हिंदी का? एक हिंदी के कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है कामायनी। किसने पीछे बोल भी दिया कामायनी? बहुत अच्छा। किसने बोला? बहुत सुंदर कामायनी। लेकिन उन्होंने बोला है, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था। इधर आइए जरा, एक बार आइए तो सही। ये भी शिक्षण पद्धति है। मजा आ गया। कामायनी, कामायनी का अर्थ क्या है? हमारी इच्छाओं का घर। और महाकाव्य का प्रारंभ कैसे होता है? चिंता से। पहला सर्ग 15-16 उसके सर्ग हैं, और हमारी जितने भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वे हैं। चिंता है, श्रद्धा है, एक विवेक है, ऐसे पात्र हैं। और फिर पहला अनुच्छेद कहता है, हिमगिरी के, चिंता सर्ग है, हिमगिरी के उतुंग शिखा पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर जल था नीचे थल था, एक सघन और एक तरफ। और फिर सारी बाधाएं पार होती हैं, श्रद्धा भी आती है, ईरा भी आता है, विवेक भी आता है, संतोष भी आते हैं, सारे पात्र आते हैं, सब अपनी अपनी गाथा गाते हैं। लेकिन उसके बाद जयशंकर प्रसाद अपने अंत में लिखते हैं, समरस थे जड़ और चेतन, अर्थात सब कुछ एक हो गया था। समरस थे जड़ और चेतन। और अंत में कहा आनंद सघन घना था, अर्थात आनंद ही आनंद चारों ओर था। ये आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, आकाश होता है चारों ओर से। और नंद का होता है प्रसन्नता। जब व्यक्ति चारों ओर से प्रसन्न होता है तो वह आनंदमय कोश होता है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों को आनंदमय कोश तक ले जाना है। बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, वे भी प्रसन्न हो गए होंगे जब उन्हें पेन दिया गया होगा। यही तो शिक्षण की पद्धति में बहुत कुछ गहरा तत्व है। हम बच्चों को आनंदित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कैसे किया जाए वो भी कुछ बातें आएंगी। कोश क्यों कहा, ये उन्मेष बताएगा, ये उन्मेष बताएगा। कोश का अर्थ होता है जो बंद है। ध्यान दीजिएगा, बंद है, रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। उपनिषदों में बच्चे की तुलना बीज से की गई है। बीज का होता है बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। पूरा पेड़ वृक्ष में समाया, बीज में समाया है। धरती में गाड़िए, गुड़ाई कीजिए, पानी दीजिए, प्रकाश आने दीजिए, खाद दीजिए। वही छोटे से बीज की कोमल सी कोपल उस धरती
धरती को फाड़कर बाहर आ जाती है। हर बच्चा उस बीज के समान बंद है, उसकी ऊर्जा, उसे खोलना है। ये उन्मेष है, ये अनफोल्डिंग है। इसलिए कहा शिक्षक का कार्य अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने शिक्षण की पद्धतियों के द्वारा अनफोल्ड करना, यानी बच्चे की ऊर्जा सामने आ सके। कितना सुंदर कह दिया चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है। और ये सच भी है। बहुतों में बहुत सी क्षमताएं हैं, हमने तो परीक्षाएं बनानी है। हमने परीक्षाएं सिलेक्शन के लिए नहीं बनाई है। अगर हम प्रजातंत्र के हैं तो प्रजातंत्र में अधिकतर लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। ये रिजेक्शन की परीक्षाएं या सिलेक्शन की परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। बच्चों की छिपी ऊर्जा, और यह बात यूनेस्को ने स्वीकार की। भारतीय संदर्भों को यूनेस्को ने स्वीकार किया। सन 1996 में एक डॉक्यूमेंट आता है, एक प्रलेख आता है, और उस प्रलेख किसके अंतर्गत? पूरे वैश्विक स्तर पर एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा। अध्यक्ष थे डेलोस, जो शिक्षाविद थे फ्रांस के। उन्होंने लिखा, उस रिपोर्ट में आया कि शिक्षा के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं। 4 आधारभूत, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया है। पहला पिलर, पहला स्तंभ है, हम ज्ञान की भी शिक्षा पाते हैं, इसलिए कहा लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु सिखाना। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यह नहीं कहा टीचिंग टू नो, लर्निंग टू नो। ये क्यों कहा है? ये शिक्षा नीति का एक वाक्य पढ़कर बताऊंगा। लर्निंग टू नो, ज्ञान है तो शिक्षा। ज्ञान तो आया, कर्म नहीं हो तो क्या करोगे? तो उसने कहा, सुबह प्रश्न उठाया गया, सिद्धांत और व्यवहार। अरे दिखना भी तो चाहिए ना कि मैं जानता हूं, करके तो दिखाओ। तो उसने कहा लर्निंग टू डू, कर्म हेतु शिक्षा, प्रयोग हेतु शिक्षा, कार्य करने हेतु शिक्षा। फिर तीसरा आया, बहुत लोगों के पास आज ज्ञान है, बहुत कर्म कर रहे हैं, लेकिन घर में बनती नहीं है। उज्जैन से चढ़ा, नागदा एक स्टेशन है, वहां से 7 सदस्य चढ़े परिवार के, सब भागे अंदर। मैंने कहा बाहर कुछ हो गया कि कुछ खतरा हो गया कि इतनी तेज भागे हैं। भाग कर इतना पता लगा मेरे ही कैबिन में थे, मैं नीचे था। उस सातों ने, एक बेटी ऊपर चढ़कर कोने में, दूसरा बेटा दूसरे कोने में, तीसरा माता जी चढ़ गई, जो नीचे वाले मौसी थी, और पिताजी गुड़ बढ़ाते हुए साइड पर हो गए, और सातों ने अपना मोबाइल खोल लिया। रात को मैंने देखा 1:30-2 बजे एक बार टॉयलेट के लिए गया तो सब अपने मोबाइल पर देख रहे थे। एक ही कैबिन में है, बातचीत नहीं है। हम घरों में रहते हैं। मैं मजाक में कई बार, लेकिन गंभीरता के साथ कहता हूं, विवाह बाद में होते हैं, तलाक पहले हो जाते हैं, मिलकर नहीं रह पाते हैं। इसलिए यूनेस्को ने कहा है लर्निंग टू लिव टुगेदर। यह सिखाइए पढ़ लिख कर इकट्ठा कैसे रहा जा सकता है। और फिर ज्ञान आता है, कर्म आता है, सीख भी जाते हैं, लेकिन मानवता कहां है, मनुष्यता कहां है? तो इतना सुंदर कहा उसने, लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा, मानव बनने हेतु शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है मानव बनाया जाए। क्या मेरे शिक्षण के सिद्धांतों में ये बातें आ पाती हैं कि नहीं? और ये चारों बातें मैंने जब पढ़ी तो मेरे दिमाग, मस्तिष्क में ये कहां से आ गई? ये तो भारतीय सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा आधार ये है, और चारों भारतीय हैं। कैसे? पहला कहा लर्निंग टू नो, ज्ञान है तो शिक्षा। भारत तो कब से कह रहा है ज्ञानम ही मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। गीता ने कितना साफ कहा,
न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ और पवित्र नहीं है। फिर क्या लर्निंग टू डू, कर्म है तो शिक्षा। अरे ये संस्कृत साहित्य ने तो कहा है, ज्ञानम भारः क्रियां विना, ज्ञान भार बन जाएगा यदि मैंने उसे क्रिया में नहीं लगाया। और गीता का तो संदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रमुख है। फिर क्या लर्निंग टू लिव टुगेदर। अरे ऋग्वेद यही तो सिखा रहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानता। फिर क्या लर्निंग टू बी, मनुष्य बनो। मनुष्य कौन है? तो 10 गुण भारत ने अपने गवा दिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला का धृति, धैर्य, पेशेंस। आज की समस्या यही है, हमारे में पेशेंस नहीं है। बड़े बड़े शहरों में अखबार में छप कर आ जाता है, पीछे वाले ने आगे वाले को या आगे वाले ने पीछे वाले को छुरा घोंप दिया। कारण कार या स्कूटर हटा नहीं रहे थे, उसके साथ लग गया, क्योंकि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हम कंप्यूटर युग में आए, कंप्यूटर तो हमारे हाथ में है, लेकिन कंप्यूटर ने पेशेंस छीन लिया। क्योंकि जब नहीं चलता, हैंग होता है, कभी इधर मारते, कभी उधर मारते, कभी ऊपर मारते, कभी नीचे मारते कि चल बड़े भाई, ये पेशेंस नहीं रहा। कितना सुंदर कहा, धैर्य, धैर्य, दूसरे की दोष को क्षमा भी तो कर दो। और ये आता है इसमें अचौर्य। मैं कहता हूं सबसे बड़ा क्षमा याचना से सबसे बड़ी चोरी कहां हो रही है? विश्वविद्यालय में। चोरी केवल धन की नहीं होती। आप जब पीएचडी जमा करते हैं तो कहा जाता है ये टेस्ट कराते हो, प्लेगरिज्म का टेस्ट कर ये कितना चुराया है। हम तो फिर कहें कि हम तो विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक हैं। अस्तेयन, चोरी न करना, यानी इस प्रकार की गुणों का आना है। कितनी सुंदर उसे यूनेस्को की रिपोर्ट ने कहा। फिर कहा, उसका नाम क्या है? द ट्रेजर विदिन। वह पूंजी जो हमारे भीतर है, उसी पूंजी को खोना है। उन्मेष और शिक्षा उसका माध्यम है और शिक्षण उसका साधन है। और फिर कह दिया नीचे, शिक्षक टू गुरु। इसके आगे एक और स्टेप भी है, वो है आचार्य। शिक्षक का अर्थ होता है जो नया नया शिक्षक बनता है, जो नया नया सीखता है। शिक्षा का अर्थ पढ़ाना नहीं होता, सीखना होता है। इसलिए सिख धर्म में कहा है सीखा, शिक्षा सीखा। जब कोई नया लगता है, वो विषय पढ़कर आया है, विषय सीखकर नहीं आया है। मैं बात कर रहा था, आपसे ही कर रहा था, तो मैंने कहा ये तो तब पता चलता है हम जानते हैं नहीं, जब बच्चे हमसे कक्षा में प्रश्न करते हैं, तब हमें पता लगता है हम विषय कितना जानते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय क्या है, इन दोनों को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा जानने वाला नया जो लगता है, प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहिए, किस प्रोफेसर में कहिए, उसे शिक्षक कहते हैं। और जब उससे बड़ा होता है तो अध्यापक बनता है। बहुत से अध्यापकों ने कहा बच्चे आते ही नहीं, पढ़ते नहीं। मैंने कहा नहीं आते, पुस्तकालय में। मैंने कहा आप कितनी बार जाते हैं? कहां से प्रेरणा पाएंगे? अरे अध्यापक कहता है अभी ए रिच रिच प्रत्यय प्रेरणा अस्ति। प्रमाण है, संस्कृत के विद्वान है, जो प्रेरित करे, मोटिवेट करे। हम बैठते ही नहीं है, हम बैठना शुरू करें, कुछ बच्चे यह दिखाने के लिए आना शुरू कर देंगे कि हम भी पढ़ते हैं, और धीरे धीरे एक वातावरण बनना प्रारंभ होता है। वो अध्यापक है। और फिर गुरु बनता है। हम इतने अनुभवी हो जाते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, जिससे गुफा बना है, गुफा बना है। मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं को दूर करने वाला गुरु है। और फिर गुरु का दूर करने वाला, यानी गुरु का है अंधकार को दूर करने वाला। कितना सुंदर वर्णन कर दिया है, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। फिर कहा
यह तो प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद कुछ और भी है। आचार्य, जिसे देख कर हम अपनी किताबों से फिल्मी नायकों की चित्र हटाकर अपने आचार्य के लगा लेते हैं। आपने मेरी घड़ी देखी हो तो मैं ऐसे बांधता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने वाले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ऐसे पढ़ाते थे, मुझे वहीं से प्राप्त कर लिया। पर शिवनारायण शास्त्री कैसे पढ़ते थे उन्होंने अपने जीवन से सिखा दिया। इसलिए भारत की संकल्पना में शिक्षक नहीं है, वो साधन है। अध्यापक नहीं है, वो साधन है। गुरु नहीं है, वो साधन है, लेकिन वो अपने जीवन से सिखाता है। कितने सुंदर रूप में तैत्तिरीय उपनिषद में ही, इसी शिक्षावल्ली में ही 4 सोपान दे दिए। पहले 2 सोपान आए लोगों ने दिए, शिक्षक और छात्र। फिर का नहीं पाठ्यचर्या भी है, विद्या भी है, फिर का तीसरा पौल भी है। लेकिन भारत ने कहा अरे भैया कुछ और भी है, पढ़ाना भी है। और पढ़ाने का पढ़ाना नहीं होता, उसने कहा आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य पूर्व रूप है जो करके दिखाएगा। ये कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि केमिस्ट्री की लैब्स में जो प्रयोगों को दिखाने वाला, सामान को रखने रखाने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? और काम किसका होना चाहिए? आचार्य का। ये तो जाते भी नहीं। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, शिष्य को अंतेवासी कहा क्योंकि हमारे भीतर है, उसके भीतर रह रहा है। फिर कहा विद्या संधि, विद्या इन दोनों को जोड़ने वाली है। और विद्या का अर्थ केवल एजुकेशन नहीं है, पूरा व्यवहार है, जानना है, अपने को पहचानना है, अस्तित्व को पहचानना है। 5 अर्थ है विद्या के। हम सत्यवदामी महोदय चेतनायाम अपने आदि आदि लाभे, कितना सुंदर कह दिया। लेकिन फिर वहां कहा विद्या संधि ही, विद्या इन दोनों को जोड़ती है, यानी दोनों के ज्ञान को जोड़ती है। जिसे आज हम करिकुलम कहते हैं, सिलेबस नहीं, करिकुलम पाठ्यचर्या। सिलेबस होता है जो क्रमशः पढ़ाते हैं। जैसे ही आप विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के अंदर पांव रखते हैं तो पाठ्यचर्या प्रारंभ हो जाती है। आप कैसे जाएंगे, कहां बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, गतिविधियां होंगी। आप असेंबली होती है तो असेंबली में जाते हैं। ये पूरा का पूरी जो व्यवहार है वो पाठ्यचर्या है, लेकिन हम कक्षा में पढ़ाते हैं वो तो पाठ्यक्रम है। और फिर अगला शब्द बड़ा मजेदार है, प्रवचनम संधानम। संधान है वो, इसी में ही शिक्षण शास्त्र का रहस्य छिपा हुआ है। संधान का क्या होता है? खोजना, सर्च करना, जिसे आप रिसर्च कहते हो। मैं कहता हूं रिसर्च तभी होगी पहले सर्च होगी। बीएचयू में गया, वहां कुछ प्रोन्नति के बातें थी, प्रमोशन थी, इंटरव्यूज थे। तो एक प्रोफेसर के लिए आए। मैंने पूछा बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर के लिए आए हैं, लेकिन आप वहां भी प्रोफेसर हैं, यहां क्यों आ रहे हैं? आए को छोड़कर कुछ और कहिएगा। कहते हैं जरा रिसर्च के लिए अवसर मिलेगा। मैंने अगर प्रोफेसर भी रिसर्च करेंगे तो सर्च कौन करेगा? प्रोफेसर सर्च करने के लिए है, रिसर्च करने के लिए नहीं है। नए तत्व चाहिए, नए संदर्भों में खोजे गए ज्ञान का प्रयोग अनुसंधान है, लेकिन नए तत्वों की खोज संधान है। और कितना सुंदर तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है? प्रवचनम संधानम। अरे प्रवचन भी संधान है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे का स्वरूप क्या है, विषय का स्वरूप क्या है। अरे इसीलिए उसको पैडागोजी कहा गया है। पैडा किसे कहते हैं? मेडिकल साइंस में शब्द चलता है, बच्चों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ये वही पैडा है, यानी सीखने वाले को भी पहचानना, वो कैसे सीखता है, और विषय के स्वरूप को भी पहचानना कैसे सिखाया जा सकता है। इसलिए गणित में भी प्रश्न उत्तर होते हैं, भाषा में भी प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन गणित पढ़ाने की पद्धति भाषा पढ़ाने की पद्धति नहीं होगी। भाषा में बोलवाना अनिवार्य है, लेकिन हम चुपचाप बैठा देते हैं। शब्दों के अर्थ खोजने होते हैं, शब्दों के अर्थ बताए जाने के लिए नहीं होते हैं। शब्द कोश क्यों बनाए गए हैं?
अच्छा लगता है जब अंग्रेजी का अध्यापक पढ़ाता है तो उसे बच्चे को पता है डिक्शनरी किसे कहते हैं। हमारे हिंदी और संस्कृत वालों को स्नातकोत्तर तक पता नहीं चलता कि सर शब्दकोश एमए भी होते हैं क्या? मैं ये क्या बेवकूफी का प्रश्न है, एमए में होते हैं शब्दकोश? तो शब्दकोश होता है। अरे शब्दकोश देखना सिखाइए, शब्दों के अर्थ ढूंढना सिखाइए। ये उन्मेष का अर्थ खोलना क्यों है, आनंदमय कोश का अर्थ क्यों है, ये मैं क्यों लगा दिया है। बच्चे इन शब्दों को पहचाने। शिक्षक किसे कहा है, गुरु किसे कहा है, विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा गया है, फिजिक्स को फिजिक्स क्यों कहा गया है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहा गया है। क्या भेद है इनमें? क्या कारण है कि गणित की कई शाखाएं हो गई? क्या हमारे पाठों में ये बातें आती हैं कि नहीं? अगर हम ये बातें बता देते हैं तो बच्चे स्वयं रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए शिक्षा नीति ने बात कही। पहले अध्याय के चौथे अनुच्छेद में तीसरी या चौथी पंक्ति कहती है, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू हाउ टू लर्न। वो कहते हैं बच्चे जो सीखते हैं वो सीखे ही, लेकिन यह भी सीखना चाहिए सीखा कैसे जाता है। हाउ टू लर्न। अरे कितनी किताबें सिखाओगे, ज्ञान का भंडार बहुत पड़ा है, आप पढ़ना सिखा दीजिए। कैसे पढ़ा जाता है? मैं अभी भोजन काल में बातचीत कर रहा था, हम प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं, ये गलत है। आप बच्चे को पढ़ने के लिए सामग्री दीजिए, कहना इस पर 10 प्रश्न बनाकर आए, वो गहराई से पढ़ेगा। मुझे ध्यान आता है एक कक्षा थी, उस कक्षा में मैंने कहा ये पाठ आप पढ़कर आइएगा। सर प्लीज आप ही पढ़ा दो। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आप ही पढ़कर आओगे। ओके सर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ और भी करेंगे। सर वो क्या करेंगे? कल आप पढ़कर आओगे, आप प्रश्न पढ़ोगे, पूछोगे, मैं उत्तर दूंगा। सर आप उत्तर देंगे, प्रश्न हम पूछेंगे। यह सब ने एक दूसरे को देखा। सर लगे बैठ, मतलब लगी बैठ। सर हमें क्या सर ठीक किया कि नहीं? मैंने कहा 4 बच्चों को ढूंढना, वो बताएंगे मैंने ठीक किया या गलत किया है। और दूसरे दिन मैंने कहा बस एक बात है, शब्दार्थ खुद। मुझे पता लगा वहां सारे शब्दार्थ शब्दकोश समाप्त हो गए, बच्चों ने खरीद लिए, शब्दकोश आ गया। दूसरे दिन आ गए बच्चे तैयार होकर बैठे। सर मैंने कहा बड़ा घूस आवाज में भी दमखम, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने थोड़ा मुंह नीचे, मैंने कहा आज ना मैं नहीं, कल करेंगे। नो सर, कहीं आप पढ़ कर नहीं आए। वो मोटिवेशन था। मैंने कहा बेटा जिस जहां तुम पढ़ते हो ना, मैं पढ़ाता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे? किसने पारा पढ़ा है? आ जाओ बच्चों, क्या प्रश्न पूछे उन्होंने? 25 की कक्षा में मैं कितने प्रश्न करता? 7, 8, 9। और सभी तैयार बैठे हुए हैं और 4 बुला दिया, ये सर बताएंगे, तू पहले बन गया। ठीक है यार, गलत है। मैंने उत्तर गलत दिया। सर गलत। मैंने कहा बेटा तुम गलत कहकर प्रसन्न हुए, मैं भी प्रसन्न हो गया। उत्तर ये, हाँ सर ठीक है। अरे क्यों पढ़ाते हो कहानियां? कहानियां पढ़ने के लिए होती हैं, पढ़ाने के लिए नहीं होती है। यह पूछिए ना, इस पाठ का कौन सा वो तत्व है जिस पर पूरी कहानी निर्भर करती है? उस पंक्ति को हटा दो तो कहानी बदल जाएगी। अरे ऐसा क्यों नहीं कहते हो? अगर मैं इस पाठ का शीर्षक यह दिया है, अगर तुम लेखक होते तो शीर्षक क्या देते? तब पता लगता बच्चे की रचना कैसी है। अरे हम रचनाकार बनाने के लिए आए हैं, हम उन विद्यार्थियों को केवल घुट्टी पिलाने के लिए नहीं आए हैं। शिक्षण का अर्थ कैसे सीखा जाता है, यह होता है। कितने साधन हैं। और आपको आश्चर्य होगा, संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो बताता है कि बच्चे को सीखना है तो कैसे सीखा जाना चाहिए। वो कुछ बातें आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बात मैंने साफ कही, उन्मेष और आनंद में कोश का बना। बच्चे की छिपी हुई प्रतिभा को अनफोल्ड कीजिए, और अनफोल्ड करने के लिए गुरु तक आइए, लेकिन वो अपने जीवन का अंग बना ले, इसलिए आचार्य बन जाइए। क्या बात है। अद्भुत बात तो यह है
वर्तमान शिक्षा नीति में जो लिखा है और प्राचीन भारत की परंपरा का प्रश्न है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी बात कर रहे थे हम वहीं, मैंने कहा देखो भारतीय शास्त्र में तो 2 ही तत्व हैं पूरी पाठ के, 2 ही शब्द हैं। बच्चे की सीखने की इच्छा उत्पन्न करो। उत्पन्न शिक्षा ऐसे नहीं होगी मैं उनके प्रश्न, वो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे फिर मैं तो पढ़कर नहीं है या मुंह नीचे करेंगे, मुझसे ना पूछने। इच्छा तब उत्पन्न होगी जब मैं कहूंगा तुम मुझसे पूछो। तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नो, ये पहला पाठ है भारतीय ज्ञान परंपरा की सीखने सिखाने का और पढ़ाने का। और दूसरा है आज के युग में विशेष रूप से है, मैंने कहा कितनी किताबें पढ़ोगे, आपकी इंटरनेट पर इतनी सामग्री पड़ी है, आप क्या पढ़ाएंगे, बच्चा वहां से पढ़कर आ जाएगा। और कुछ बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं, आज तो नहीं पढ़ना है तो ढूंढते हैं कौन सबसे इंटेलिजेंट है, कल तुम्हारा काम है, चिंता मत करो, सर को आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। और वो इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या निकाल कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग, पूछो। गए अध्यापक। इंटरनेट की सामग्री तभी तो पढ़ेगा जब हम पढ़ना सिखाएंगे। मुझे अभी देखना पड़ेगा क्या वह तत्व है जो उपलब्ध नहीं है, कौन सा वो तत्व है, कौन सा वो उदाहरण है जो पुस्तक में नहीं है, ताकि बताऊं तो मेरे को ऐसा भी होता है। वो मेरी कक्षा की प्रतीक्षा करेंगे, नहीं तो मैं प्रतीक्षा करूंगा, आ जाओ भाई कुछ तो बैठ जाओ। इसलिए 12वें अध्याय में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है, सीखने सिखाने का वातावरण बनाइए, सीखने सिखाने की परिस्थितियां बनाइए जिससे वे सीखने के लिए तैयार हों। कुछ बातें उसमें बहुत सारी हैं, वो कुछ पीपीटी के द्वारा आपको दिखाता हूं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं लेकिन डरता हूं पूछूं कि ना पूछूं। धीरे से अपने हाथ खड़े करना, सबको ना देखें। कितनों ने शिक्षा नीति पढ़ी है? चलिए बहुत अच्छे। अब उसके कुछ अंश हम देखते हैं, फिर सोचेंगे हम आज क्या कह रहे हैं और फिर प्राचीन भारत में क्या कहा। पहला भाग आधुनिक शिक्षा का है, दूसरा भाग प्राचीन शिक्षा का होगा। दूसरा सारांश भी है, समय हो गया क्या? 4:45 से ये बड़ा मुश्किल है, सब समय देते हैं आधा घंटा 1 घंटा, अरे 40 मिनट मुझे गर्म होने में चाहिए होती। ये तो अच्छी बात है, 2 सारांश कर दिए इन्होंने, कुछ बातें देखेंगे। इस शिक्षा नीति के इंट्रोडक्शन में कहा गया है, मैं फिर कहूंगा कृपया 4था अध्याय और 12वां अध्याय अनिवार्य रूप से पढ़िएगा, लेकिन 4थे और 12वें को पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन भी पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन में सब कुछ है सर, एवरीथिंग इज देयर, इसलिए सारांश मिल जाएगा या विस्तार में वहां पढ़ने के लिए। जी कितना सुंदर कहा है, पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल। सुबह बार एक्सपीरियंस की बात हो रही थी और आपको आश्चर्य होगा, ये एक्सपीरियंस की बात आज नहीं कही गई है, आगे पीपीटी आएगी, लेकिन पहले बता देता हूं। बड़े सुंदर रूप से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया, आचार्यात् पारमारते। एक छात्र अपने अध्यापक से केवल आचार्य से 1/4 पाता है। आचार्यात् पारमारते पारम शिष्य स्वमेधया, उसे पाने के बाद 4था हिस्सा स्वमेधया, अपनी मेधा से। मेधा बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि का एक रूप है। संस्कृत साहित्य में इंटेलेक्ट के बुद्धि के 14 पर्यायवाची दिए गए हैं। बुद्धि एक है, मेधा होता है जितना हम धारण कर लेते हैं बिना विश्लेषण किए हुए, वो मेधा कहलाती है। इसने कहा जो मैंने पाया उसे कितना मैंने ग्रहण किया हुआ है
धारण किया हुआ है, इसलिए शिष्य स्वः मेधया, चौथा हिस्सा अपनी मेधा से पाता है। और फिर बड़ा मजेदार है, जो आजकल यूजीसी ने अपना लिया था, उसने कहा जर्नल कैसा हो, तो उसने एक रिव्यू के पहले कुछ शब्द लगाते हैं, पीयर रिव्यू। पीयर कहते हैं हमारे छात्रों का समूह, तो वही कह रहा है। देखिए कहां से आया शब्द, आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम शिष्य स्व मेधया, पादम स ब्रह्मचारी भी। पीयर्स के साथ चौथा हिस्सा वहां से पाता है। और पादम काल क्रमेण, जो दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुभव आते हैं, चौथा हिस्सा वहां से पाता है। वो कहलाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फिर का होलिस्टिक। सुबह बार बार प्रश्न आ रहा था, सिद्धांत और व्यवहार में प्रयोग है कि सिद्धांत है? बड़े सुंदर रूप से उन्होंने बताया। तो मैं कहा करता हूं, देखो भैया, हर सिद्धांत व्यवहार के बाद निकलता है। चारों ओर जो बिखरा पड़ा है, होलिस्टिक अर्थ है वह शिक्षा जो बच्चे के पांचों आयामों को पूरा करे, उसके शारीरिक विकास की भी पूर्ति करे, उसके मनस प्राण की भी पूर्ति करे, उसका भी विकास करे। ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि, दोनों में अंतर है। जो प्रकृति देती है वह वृद्धि है, ग्रोथ है। और जब मैं लक्ष्य के अनुसार लेकर उनमें से कुछ चुन लेता हूं और लक्ष्य निर्धारित करके ऑब्जेक्टिव्स बनाकर उस दिशा में उसे विकसित करता हूं, वह विकास है। अगर मैं आप से 1.5 महीने पहले मिला होता या 2 महीने पहले मिला होता तो बालों का स्वरूप भिन्न था, कटवाए थे, अब धीरे धीरे बढ़ते गए, ये ग्रोथ है। अब जाने के बाद वहां जो एक समय नहीं मिल पाता, 1 सप्ताह के बाद फिर कटवाऊंगा, वो विकास है। यानी दिशा का स्वरूप क्या है। तो बुद्धि तो विद्यार्थी को प्रकृति ने दी है, वो वृद्धि है। और जब आप उससे भिन्न प्रकार के माध्यम से दिशा देंगे, वह विकास है। इसलिए जब मेरा अन्नमय कोश शारीरिक विकास हो, मेरे प्राणों का भली भांति विकास हो, जब मेरे मन का विकास हो कि मैं सोचने के लिए केंद्रिता अपनाऊं, सोचने के लिए कहां मुझे टिकना है, उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। यहां वहां दौड़ने से नहीं चलेगा, बैठना चाहिए। मैं कई बार कहा करता हूं, भारतीय ज्ञान परंपरा की हमने बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं शहर में, क्यों नहीं व्यवहार में आया? क्योंकि सारे बोलने वाले बोल रहे हैं, बैठकर काम नहीं कर रहे। साहित्य की रचना क्यों नहीं हो पा रही? ठीक है, संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन ने 100 से ऊपर ग्रंथ बना दिए हैं, वास्तुशास्त्र भी ले लिया, मेडिकल, सारे हमने विषय चुन लिए, बैठकर कार्य करना पड़ता है। इसलिए कहा मन को केंद्रित करना अनिवार्य है। कृष्ण यही तो कहा, अभ्यासेन वैराग्येन च कौन्तेय, नहीं तो वायु के समान भागेगा। तो मानसिक विकास, एकाग्रता होनी चाहिए। कितने सुंदर रूप से विवेकानंद का बार बार नाम कहते हैं। मैं कोश के बारे में कहता, सत्य शक्ति तुम हे मानव, उठो जाओ प्रयाण करो। सोची हुई सोई हुई शक्ति हो, मन को कैसे जगाना है, किस प्रकार से केंद्रित करना है, वह तीसरा है। चौथा बौद्धिकता को विश्लेषण की प्रक्रिया हो। कई बार लोग कहते बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहता हूं जीवन में समस्याओं का होना अनिवार्य है। कारण, अरे देखो, अगर शरीर पर कोई दोष हो गया तो आप शरीर के लिए औषधि ले लोगे, ठीक कर लोगे, विकास कर लोगे, लेकिन दिमाग का विकास कैसे करोगे? ये जीवन की आने वाली समस्याएं और उनके जब हम समाधान सोचते हैं तो ये मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए शिक्षा नीति ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका अर्थ नहीं कहा कि समस्याओं से दूर भागो, इसका है समस्याओं को अपने पास रखो, उनकी समाधान ढूंढो। मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए समस्याओं का होना अनिवार्य है, वो आपको जागृत रखते हैं। तो कितने सुंदर रूप से एक आनंदमय कोश,
जब चारों ठीक होते हैं, आप भी सोचिए ना, जिस दिन आपका पाठ बहुत अच्छा होता है, विद्यार्थी प्रसन्न दिखाई देते हैं, बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं और आप उत्तर देते हो, आप भी बड़े खुश होते हो। स्टाफ रूम में कहते हैं आज बहुत अच्छा भैया, मजा आ गया आज पढ़ाकर। ये जो आनंद है, ये आनंदमय कोश है, ये आनंदमय। पतंजलि आश्रम में गया, वहां भी ये चल रहा था, शिक्षण प्रशिक्षण। एक ने कहा बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे। मैंने कहा क्यों सुनेंगे? मैंने कहा गीत चला है ना कि किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, तुमने किसी का चेहरा भी पढ़ा है नहीं, ये चेहरा पढ़ना है, बच्चों के चेहरे पढ़ो ना। आप तो परीक्षा, कहीं पर परीक्षा पत्र बनाया, मैंने कहा इसको पता बहुत बच्चे कर नहीं पाएंगे, किस सर ये तो सारे कर जाएंगे। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं कर पाऊं? अरे परीक्षा प्राण दान की प्रक्रिया है, प्राण हरण की प्रक्रिया नहीं। उसे सिखाओ कितना जानता है। जो नहीं जानता है उसके तरीके परीक्षा के लिए नहीं, वो अवलोकन से होता है। इस शिक्षा नीति में इवैल्यूएशन की चर्चा नहीं की है, इस शिक्षा नीति में परीक्षा की चर्चा नहीं की है, इस शिक्षण का असेसमेंट, 24 बार असेसमेंट शब्द का प्रयोग कर दिया उसने। असेसमेंट, और असेसमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अवलोकन नहीं करें, उसे गहराई से न देखें। आप तो सब हिंदी क्षेत्र के हैं, हिंदी में एक मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध है, पूत के पांव, ये असेसमेंट है। पांव कैसे चलाता है, आप समझ जाते हैं क्या बनेगा, लेकिन उसके लिए देखना होगा ना, केवल स्टाफ रूम में तो नहीं बैठना होगा ना। अरे ये बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी तो बिखरती है। आप देखिए ना, सरकारी स्कूलों के पंखे मुड़े हुए होते हैं, दरवाजे नीचे से टूटे हुए होते हैं, खिड़कियों के हैंडल से, साफ बात है। अरे 1000 विद्यार्थी है, आपने क्रिकेट की टीम बना दी 13-14 की, हॉकी की बना दी अगर है तो 11-12 की, बाकी का ताली बजाने के लिए है। उनकी जो एनर्जी है वो कहां जाएगी, वो पंखे जोड़ में जाएगी। पढ़ाने का अर्थ कक्षाओं में बैठाना नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा जानते हैं जो आपको अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया है। जो अध्यापकों ने पढ़ाया वो बहुत कुछ भूल चुके हैं। हम भूलने के लिए नहीं पढ़ते पढ़ाते, हम तो स्थायित्व के लिए पढ़ाते हैं। तो कितना सुंदर कहा, होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है। मैं बात कर रहा था, ये इंटीग्रेशन का क्या है, हमारे सारे शरीर के अंग इंटीग्रेटेड है। किसी का महत्व जानना है, मैंने कहा सुई चौहाने से ऑपरेशन कर दो, तब इसका महत्व पता लगेगा। जो बांध नहीं सकेंगे कुछ भी, फिर कहेगा हो सारे दर्द भूल जाते हैं। और अगर सब कई जगह दर्द है, और अगर दांत का दर्द शुरू हो जाए, सारे दर्द गए, क्योंकि उस दांत का पूरा संबंध शरीर के साथ है। आप जिस दिन तंग जूते पहनते हैं सर दर्द होता है, क्योंकि सारी नाड़ियां वहीं जाकर मिलती हैं। अरे डॉक्टर तो आपने बना दिया, चिकित्सक बना दिया नेत्रों का, आपने बना दिया नाक का, आपने बना दिया गले का, आपने बना दिया कान का। कहता कान में डॉक्टर साहब बड़ा दर्द है, कहता ये ले दवाई ठीक हो जाएगा। कहा कान तो ठीक हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, कहते उस एक्सपर्ट के पास जाओ। उसके पास गए तो उसने कहा गला खराब हो गया, और उसके तीनों का संबंध है। ये विशेषीकरण नहीं चलेगा, पूरा शरीर है, शरीरों के अंग अलग अलग नहीं है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इंटीग्रेटेड है। हमें सभी इंटीग्रेशन का प्रश्न होना चाहिए। आप मन को अलग करके नहीं कर पाएंगे, आप शरीर को अलग करके नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर कहा है शरीर के लिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारा सबसे बड़ा साधन है। बस इतना करके छोड़ता हूं, चिंता बढ़ जाएगी कि नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा। नहीं, चाय के लिए नहीं जाना, चाय के लिए जाना है। 4:45 तक है ना सर? नहीं, 4 बजे तक 4 बजे तक है, 4 से 4:40 तक चाय है, 4:45 है। सर चाय नहीं चाहिए तो कंटिन्यू 40 मिनट चाय क्या करें? बाद में चाहिए।
तो फिर कहा इंटीग्रेटेड रसभंग नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इंक्वायरी को निभाए, बच्चे ने जानने की इच्छा उत्पन्न कीजिए। मेरा जो कक्ष था, विद्यार्थी वहां आते थे, तो वहां मैंने एक लकड़ी का कुछ एक पर्दा सा बनवा दिया, ऊपर से खाली था। अब बच्चे जब भी आते हैं ना, वो देखते हैं। मैंने पूछा एक दिन, क्या हो सकता है इसके पीछे? कभी कुछ बात हो रही थी किसी से, तो उसने कहा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस। तो बेवकूफ भाजपा हाइपोथेसिस क्यों लगा रहे हो? अरे हाइपोथेसिस का ही कर है, तो क्या होता है हाइपोथेसिस? कुछ बताने लगा। मैंने क्या, देखो मेरे भाई, हाइपो को होता है बियॉन्ड, दूर, थीसिस होता है अंतिम रूप। जो अभी अंतिम रूप आने से दूर है, वो हाइपोथेसिस है। इसका अर्थ बना कि आपको सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और हम मानकर चलते कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी ने कहा कि विज्ञान का तो विशेष है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने कहा ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भारतीय दर्शन में न्याय शास्त्र का पहला शब्द, सुबह बार शब्द आता, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए। मेरा एक विद्यार्थी 8वीं क्लास का, मैंने घटना सुना रहा था, 1970 की बात है, 1977 मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो एक कहानी आ गई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक राजा की उंगली कटती है, उसका एक का बेटा मर जाता है, तो वो कहता है कि जरा आपको ने पकड़ा नहीं, इसको नहीं देंगे। एक बच्चा मेरा रमन बीच वो बैठा हुआ, कभी इधर होता है कभी इधर होता है, मैं समझ गया रेस्टलेस है। मैंने कहा रमन कोई बात है क्या? सर आई एम नॉट फेथ इन दीस स्टोरीज, मुझे इन कथाओं में कोई विश्वास नहीं है। क्या? सर मैं तो मानता हूं जो दिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, आई एप्रिशिएट योर आइडियाज। देखो ना, उस राजा की उंगली कट गई, उसको डॉक्टर ने नहीं मारा, लेकिन कहानी में बदल भी सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। लाइट गई हुई थी, मैंने उसे कहा बेटा जरा स्विच ऑन कर, ये पंखा बंद हो गया, चला दो। उठा, सर लाइट चली गई है। कैसे चली गई? देखा जाते हुए? कहता नहीं। तो कैसे चली गई? सर कैसे देखेंगे? अरे अभी तो आपने कहा, मैं तो वही मानूंगा जो दिखता है। तो बेटा चीज के दो तरीके होते हैं, एक सामने दिखे और दूसरा उसका प्रभाव क्या है। अरे कितना सुंदर ईशोपनिषद यही तो कहता है, वो शोध की परिभाषा देता है, हिरण्मयेन पातेन सत्यस्यापि प्रमुखम तत्त्वं पुरुषं अपाविनो सत्य धर्म दृष्टये, यानी सत्य छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। वृक्ष का तना दिखाई देगा, वृक्ष के पत्ते दिखाई देंगे, वृक्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन वृक्ष के पत्ते झड़ने लगे, वृक्ष के पत्ते पीले पड़ने लगे, लकड़ी टूटने लगे, हम कहते हैं ये वृक्ष तो गया, इसकी आयु कहां से देखा? कहते जी मर रहा है ना। कैसे पता लगा? यानी परिणाम से भी चीजों को जाना जा सकता है। और अभी भारत में 8 महीने पहले फोन आया, सर, मैंने कहा रमन बोल रहे हो क्या? रमन कुछ रोने लगा, सर आपको याद है मैं तो 1977 में था। मैंने कहा तो उसमें क्यों याद नहीं होगा? तो उसने बहुत सारी बताया मिलने के लिए, यानी प्रामाणिकता अनिवार्य अगर हो जाती है, और इस प्रमाण शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है भारत के न्याय दर्शन का पहला सूत्र है, सूत्र दिखाऊंगा बाद में, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, पूरी बात बताई है। फिर और आगे जाता है कि अगर तुम्हारा कोई सिद्धांत बना है, वो अंतिम सिद्धांत नहीं है, फिर उसने बहुत सारे शब्द लगा दिए हैं, उस पर शंका करो। कितना का? प्रमाण प्रमेय संशय, शंका, जब तक शंका नहीं होती खोज नहीं हो सकती है, ये भारत का न्याय दर्शन कहता है, और यही वैज्ञानिक पद्धति है। भारत का दर्शन पुराना दर्शन नहीं, ये भविष्य की आशा है। इंक्वायरी चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, जानने की इच्छा चाहिए। बिना जानने की इच्छा के प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम। और फिर डिस्कवरी, क्या बात है, इंक्वायरी क्या हो, डिस्कवरी क्या है? इंक्वायरी जानने की इच्छा है, और डिस्कवर क्या है? जो कवर है, डिस करो, दूर करो, जिसे मैंने कहा तत्त्वं पुरुषं अपावृणु, हे सूर्यदेव इसे हटाओ,
ये हटाना डिस्कवर करना है। बहुत से सत्य छिपे हुए हैं। आप इस कमरे को देख रहे हैं, इसकी छत है, पंखे हैं, ये डेस्क रखा हुआ है, ये बिजली के बहुत सारा सामान है। ये सारा सामान कहां था? इस पृथ्वी के अंदर था। ये पृथ्वी के अंदर था। धीरे धीरे किसने डिस्कवर किया होगा ना। और अगर आज हम रोटी खाते हैं तो मत सोचिए रोटी आज का उत्पादन है। रोटी बहुत पहले की बनी हुई है। उसका चक्रा भी बहुत पहले बना दिया गया होगा। हल जब चला तो उसके पहिए भी हैं, वो भी हैं। प्राचीन भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा मत नहीं सोचना चाहिए। रोटी फूलने का जो विज्ञान है, रोटी कब फूलती है? स्वाभाविक है। जब आप तवे पहले तो उसे आटे को कैसे गूंथा जाए, एकदम पानी मत डालिए, थोड़ा डालिए, अलग करते चलिए, फिर सारा मिलाइए, थोड़ी देर भी रख दीजिए ताकि जो शुष्क कण है वो भी मिल जाए। 15-20 मिनट के उसमें थोड़ा तेल लगाकर रख दीजिए, फिर मिलाइए। ऐसा कीजिए ना तो तवे पर चक्की पर फैले और ना ही चिपके और ना उससे अलग रहे। फिर सूखे आटे से उसे बेलिए, लेकिन बेलते हुए भी दोनों हाथ पर बनने लगेगा, एक पर लगेगा, नहीं तो वहीं जम जाएगा। धीरे धीरे वो चकले के ऊपर घूमेगा। फिर पहली बार जब हम डालते हैं तो आप धीमे कर देते हैं, क्योंकि रोटी के फुलाने के लिए भाप चाहिए ना। और भाप कैसे होगी? अगर मैंने पहली बहुत देर तक रख दिया वो तो जम जाएगा। जब जम जाएगा तो भाप निकलेगी, किस तरह से वो जम जाएगी तो सूख गई। इसलिए पहली बार आंच धीमी करके केवल 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक कीजिए, हल्की पकड़ गए, फिर आप पलटिए, फिर आप गैस तेज कर दीजिए। देखिए रोटी कैसे फूलती है। इसका भी विज्ञान है। विज्ञान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है। ये हल्दी अचानक नहीं आई है। ये हल्दी के कितने गुण हैं। हमारा भोजन मसाले का बहुत सारा लोगों को तब समझ आया जब कोविड आया, तब आयुर्वेद का महत्व समझ आया। अर्थात ये सब तत्व छिपे हुए हैं। हर रोज नई रिसर्च निकलती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। इन्हीं तत्वों से ही नया नया खोजते हैं, वही डिस्कवरी है। फिर लर्नर सेंटर्ड है, बच्चा कैसे सीखे, डिस्कशन है, संवाद है। संवाद का अपने विचार थोपना नहीं है, समवाद है। समवाद, दोनों विद्यार्थी यहां है, मैं वहां हूं, उसे ऊपर लाने के लिए मुझे नीचे लाना पड़ेगा अपना हाथ, फिर सीधे करके कहीं उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। मुझे पहचानना पड़ेगा बच्चे का स्तर क्या है। एक कविता आप सबने शायद पढ़ी हो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं कहता हूं इस कविता को मैं 3री या 4थी क्लास में लगा दूं तो कैसे पढ़ोगे? यही कविता मैं 8वीं में लगा दूं तो कैसे पढ़ाओगे? यही कविता मैं अगर 12वीं में लगा दूं तो कैसे पढ़ाओगे? यही बीए में लगा दूं तो कैसे पढ़ाओगे? एमए में लगाऊं तो कैसे पढ़ाओगे? तब बताना पड़ेगा। अरे 4ठी 5वीं पढ़ाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। शोर बजाने से ओ बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, उन्हें क्या होता कौन थी रानी झांसी वाली? वो मेरे एक्शन देखेंगे। 8वीं में आएगा तो शब्दार्थ बताएंगे, थोड़े अर्थ बताएंगे। 11वीं में आएगा तो अलंकार पूछेंगे, इसमें कौन सा अलंकार आया है। बीए में आएंगे तो इसमें चरित्र चित्रण कैसा है, रानी झांसी का चरित्र चित्रण कैसा है। एमए में आओगे तो कहेंगे आपको नहीं लगता कि इस कविता के द्वारा महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है? उन्हें कहा खूब लड़ी मर्दानी, तुम बल के समान तुमने की है। कविता समान है, स्टाइल भिन्न है, इसमें पढ़ाने की पद्धतियां भी परिवर्तित हो जाएंगी। ये शिक्षण शास्त्र है, यह पैरागोजी है, ये केवल पढ़ाना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं विषय को समझना, बच्चे को समझना अनिवार्य है। वही लर्नर सेंटर्ड है, डिस्कशन बेस्ड है। बच्चे के स्तर को देखते हुए पद्धति को बदला भी जा सकता है। कक्षा में किससे क्या पूछना है, हम देखते कौन शोर कर रहा है, वो करे, ऐसा पूछूंगा इसे ध्यान नहीं डाले। अरे उसे वो पूछे जो उसे आता है, ताकि कुछ बलवान बने। आप बच्चों को दबाने के लिए नहीं आए हैं,
बच्चों को उभारने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों की पहचान करना अपने आप में खोज है, फिर एंजॉयबल जिसमें उनको आनंद आए। मेरे साथ वासुदेव जी बैठे हैं, बाई चांस कहिए या जो भी, इनकी शादी 2 बार में हुई, इनकी पत्नी मेरी छात्रा रही हिमानी, कह रहा हूँ मुझे पता लग गया तो इससे शादी करने जा रहे हैं। कुछ उन्होंने पूछा था वो नहीं बताऊंगा। वो संस्कृत की छात्रा अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मैंने और बड़े हंसती, हमेशा हंसती रहती थी, बड़े मोटे मोटे कांटे पहनती है, अभी भी रहती है। तो मैंने कहा हिमानी सर तुम अंग्रेजी की अध्यापिका हो या संस्कृत की? सर मैं संस्कृत की हूं ना। बाद में उसने ये नहीं कहा जो जीवन का मतलब कि बाद में संस्कृत वाला ही मेरी जिंदगी में आ जाएगा, इसकी अंग्रेजी अच्छी पढ़ा ली। बच्चे उसकी इंतजार करते थे, मैं देखता था, मैं लेसन देखता था, उसका सुपरवाइज करता था। बच्चे बाहर खड़े थे, मैंने हमारी क्लास में कब आओगी, हमारी क्लास में कब आओगी, हमारी क्लास में कब आओगी। इसे कहते हैं एंजॉयबल। प्रतीक्षा करे वे, केवल चुटकुलों से एंजॉयबल नहीं बन सकता है, हाँ घटनाओं से बन सकता है, उनकी जिंदगी के साथ जोड़ने से चल सकता है। एक बार मैंने क्लास में कह दिया हम तो सब बहानों से जिंदगी जीते हैं। कहते सर इसका क्या मतलब है बहानों से जिंदगी जीना? धन्यवाद, ऐसी बुलाया, पेन भी ले लिया उसे। मैंने कहा चावल खाए कभी? सर मैं तो बहुत अच्छे बनाती हूँ। कैसे बनाती हो? सर मैं सारी सब्जियां लेती हूँ, उन्हें उबालती हूँ, फिर कट करती हूँ, स्टाइल से कट करती हूँ, फिर उसे भूनती हूँ, फिर ये करती हूँ, उसके बाद चावल धोती हूँ, धोने के बाद उससे भी थोड़ा फ्राई करती हूँ, फिर उसमें ये डालती हूँ, ये डालती हूँ, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, और फिर उसको मिला देती हूँ। लोग सचमुच अपनी उंगलियां चाटते हैं। मैंने कहा तुमने चावल कभी खाए हैं? सर खाती हूँ ना। मैंने कहा तुम चावल उबालो, कुछ मत डालो, खाना सर वो खाए नहीं जाएंगे, तो इसको कभी खाएंगे ना? नहीं। इसलिए मैंने कहा हम तो स्वाद तो सब्जियों का ले रहे हैं, मसालों का ले रहे हैं, चावल का नहीं लिया। इसे कहते हैं बहानों से जिंदगी जीना। ये बहानों से नहीं पढ़ाया जा सकता है। कितने सुंदर रूप में कहा। फिर चौथा सब्जेक्ट कहता है, चौथे अनुच्छेद चैप्टर का दूसरा अनुच्छेद एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अरे नहीं उसकी मास्टर को क्या पानी पीना, वो बैठ नहीं सकता। अरे नहीं चिंता मत, होगा तो नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देखिए ये एक्स शब्द बड़ा मजेदार है अंग्रेजी में। ई और एक्स, ई और एक्स का अर्थ है प्रूव, पहले, जो पहले हो चुका है या जिससे निकालना है। एग्जाम्पल एक्स है, एग्जिट बाहर जाओ, इवैल्यूएशन जो भीतर उसे बाहर आओ, उसको वैल्यू दो। एग्जिट मैंने कहा बाहर जाओ। एक्सप्लेन जो कुछ है उसकी व्याख्यात्मक रूप एक्स यानी पूर्व के अनुभव पर आधारित हो, इसलिए एक्सपीरियंशियल वही है जो अनुभव है। संस्कृत में धातु है अनुभव, अनुभवती। कुछ बातें अभी आएंगी, स्लाइड जैसी पड़ती है, लेकिन मैंने सिखाया आचार्य पादम आगत्य, और फिर जो अपने आप जो सीखता है वो अनुभव है। फिर कहा विद इन ईच सब्जेक्ट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट का आपस में संबंध है। कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसका दूसरे विषय के साथ कोई संबंध नहीं। कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई ऐसा क्या साइंस के साथ करके, पहली बात इसमें साइंस लगा हुआ है। दूसरी बात, अरे पॉलिटिकल साइंस वाला मान कर सैद्धांतिक तौर पर पॉलिटिशियन बनेगा तो साइंस की नीति उसी पर तो निर्भर करेगी। उसके चिंतन का स्वरूप क्या है? आपके सारे हार्मोन की कश केमिस्ट्री तो है, तो नीति उसी हिसाब से लगाई जाती है। भाषा, एक स्थान पर गया संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, कहते हैं सर मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं आपके पास थोड़ी देर। मैंने कहा मैं तो पढ़ाने के लिए मिले, तो गप मारता हूँ। नहीं आप बताइए। मैंने कहा जी मेरा तो ज्योतिष है, ज्योतिष तो शास्त्र, इसका किसी विषय से कोई संबंध नहीं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा अच्छा ये ज्योतिष जो है
क्या इसमें आप गणना करते हो? हाँ जी करते हैं। किसकी करते हो? इनकी करते हैं। कैसे करते हो? गणित की जरूरत पड़ती है? हाँ जी पड़ती है। आप दूरी जब देखते हैं, क्या फिजिक्स का स्टार शादी का प्रश्न होता है? हाँ जी होता है। उसमें कौन कौन से तत्व हैं? जब मेडिकल साइंस देखते हैं, मेडिकल ज्योतिष देखते हैं, उसमें कौन कौन से रसायन तत्व देखते हो? हाँ देखते हैं। क्या उसमें आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी उठ जाता है? सब दिखाता है मेरी बताओ कब बढ़ेगी। हाँ वो भी है। जब सारे ऐसे हैं, भाषा की भी जरूरत है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। इसलिए शिक्षा नीति ने एक बात कही है, टीम टीचिंग, सामूहिक शिक्षण। मैंने एक कहानी बताई थी शेर और खरगोश की। जब साउंड की बात आई ना, फिजिक्स की टीचर को बुलाइए ना, बताओ कैसे होती है साउंड। वो अपना चेहरा देखता है, बताइए ना किस प्रकार से ये होता है। साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए ना, क्यों? जब उसने कहा महाराज तो मेरे बड़े सुंदर है, बड़ा प्रसन्न हो गया। मनोविज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है, भाषा कैसे जुड़ी हुई है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट है। उसने कहा हर इनको एक्सप्लोर करो। बच्चे भी है, बहुत कुछ जानते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। 3 जून 2003 एक बच्ची मेरे पास आती है, अंकल ये अटेस्ट कर दोगे? मैं तुम कौन हो, कहां से आई हो, अटेस्ट कर दोगे? तुम्हें कैसे पता चला? आप मुझे नहीं जानते हो? मैंने कहा नहीं। आप 44 में ना, मैं 48 में रहती हूँ। 48 में रहती हो? इसका मतलब जब तुम बाहर खड़ी रहती तुम ही हो? फिर मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। माता जी को जब सर्दियों में खाना बनाकर भोजन दिया तो बाहर खड़ी, क्या कितनी सुबह से लेकर शाम तक बातें करती रहती थी। फिर मैंने उससे पूछा ये तुम्हारी सहेली कैसे है? हमने ना इकट्ठे 12th की है ना, ये एग्जाम देना, ये SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। तो तुम्हारा कहाँ है? हमारी दोस्त कैसे है? मेरी कंपार्टमेंट आ गई है। क्यों तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई है? मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता नहीं आता है? अच्छा चलो मैंने कर दिए। ये कैसे पता लगा? मैं टेस्ट करता हूँ। और नीचे दीदी ने कहा था ना, मैंने कहा कर दिए। पढ़ोगी? आप पढ़ा देंगे? मैंने कहा देखो मैं तो संस्कृत का आदमी हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता भी नहीं, गप्पाजी करता हूँ, आ जाता हूँ। लेकिन एक दिन छोड़कर, कब एग्जाम? 29 को, 3 जून की बात है, 29 को एग्जाम है। चलिए किसी तरह से उसको शुरू किया। पहला दिन, पहला टॉपिक। मैंने कहा तुम कब आओगी? 9 बजे से बाद में आना शाम को, क्योंकि मैं 7 बजे आता हूँ, माता जी को चाय देता हूँ, फिर उनके लिए खाना बनाता हूँ, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, सफाई करता हूँ, 9 बज जाते हैं। कहती है हाँ मैं यही रहता हूँ, भैया ले जाएगा। तो भाई आकर ले जाता था। पहला दिन, द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, कानून और विधि में अंतर। मैंने कहा क्या अंतर होता दोनों में? इतनी जोर से हंसी। अगर मुझे आता हो तो 11 नंबर आते। बट आई नो शी नोज इट। मैंने कहा देखो 2 घटनाएं घटती हैं। तुम्हारे घर के सामने क्या है? कहते हैं पार्क है। अब पार्क क्या बन गया है? पार्किंग बन गया है। पुलिस वाले आते हैं, सारी कारें बाहर खड़ी कर देते हैं, जो भी सामान था बाहर खड़ा करी और ताला लगा दिया। तुमने ताला तोड़ दिया। एक घटना। दूसरी घटना, तुम जा रही हो सड़क पर, पार करने लगती हो, एक व्यक्ति आ रहे, बस टकराती है, वो गिर पड़ते हैं। तुमने भी देखा, पीछे वाली बस देखी, सहानुभूति प्रकट की और तुम चली गई। शाम को आई तो व्यक्ति मर चुका है। स्टैंड के सामने क्या है? चौधरी, अब तो नहीं है, पहले था चौधरी मेडिकल हॉल। तुम वहां ले जाती तो तुम नहीं ले गई, व्यक्ति मर गया शाम को। और एक घटना घटी कि तुमने शायद ताला तोड़ दिया। तुम्हें किसकी सजा दी जाएगी? मेरे अंकल ये भी कोई प्रश्न है। सजा तो ताला तोड़ने की मिलेगी। मैंने क्यों? व्यक्ति मर गया। कहती ताला तोड़ना मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे लिए नहीं है। किसी की सहायता करना या ना करना मेरी इच्छा पर है। मैंने कहा बेटा यही होती है लॉ एंड मोरालिटी। मैं कैसे कहूं से नहीं आता है। और फिर वो प्रतिदिन आने लगी। उसके बाद उसकी, जब मुझे याद है 29 को CBSE का 75वां जन्म दिवस था, मैं आ रहा था तो बाद में वो भागती आई, अंकल मेरा पेपर भूल गई, नहीं करा। मैं सुबह दिखा, नहीं मैं भी दिखाऊंगी। वो आ गई। फिर उसकी मामी भी पीछे रोती रोती आ गई, आप क्यों रो रही हैं? भाई साहब इसने पहली बार कहा है मम्मी मुझे सारे प्रश्न आते थे
और मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। मैंने बातों को करते करते उस विषय से संबद्ध अगर मुझे कुछ भी कंसेप्ट समझाना है, मैं उदाहरण लेता चला जाता था। और बच्ची को उसके बाद में जब अंक कितने अंक आएंगे, सामान्य परीक्षा होगी तो 85%, नहीं तो 65 से लेकर 70 के बीच में, एंड शी स्कोर्ड 68%। मैं कैसे कहूं, बच्चा नहीं जानता है, इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। बच्चे में शक्ति विद्यमान है, उसे एक्सप्लोर करना है, बाहर निकालना है, और उसके कई साधन हुआ करते हैं। शिक्षण का केवल किताबें पढ़ाना नहीं, बच्चे की ऊर्जा को भी निकालना है। इसलिए अगली एक स्लाइड में देखेंगे, वो कहता है बच्चे को ध्यान से देखो, उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी शक्ति को पहचानो और फिर उसे विकसित करने के उपाय सोचो। ये शिक्षा नीति का पहला सिद्धांत है। और इस तरह से आगे देखेंगे। बस एक बात कहकर फिर थोड़ी यस मुश्किल काम है ना। Teaching and learning will strive to be conducted in a more interactive manner. और ये बातचीत केवल शब्दों से नहीं होती है, देखने से भी तो होती है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आपके चेहरे बताते हैं, आपका यह बताता है हाँ बात ठीक कही जा रही है। नहीं आया तो थोड़ा ऐसा होता है। एक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा उधर हो जाओ तुम, आपने कहा ना ताकि मैं देख सकूं, यानी मेरी आंखें भी आपकी हाँ ऐसे नहीं देख रहे तो डर से क्यों देख रहे हैं मुझे, इधर देख रहे हैं। लेकिन संवाद आंखों से होता है, आंखें झुकी हों और अच्छा हो जाता है। बिहारी ने दुआ लिखा है कि एक भरे हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे, एक आगे बैठी थी, एक सबसे पीछे बैठा था, दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों को एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, लेकिन दोनों की नजरें झुकी हुई थी, दोनों में कुछ तो गुफ्तगू चल रही है। ये संवाद है, ये विवाद नहीं है। अरे संवाद है, वाद का तुम्हें कहना और उसके विरोध में कहना प्रतिवाद है। हर वाद का प्रतिवाद होगा, और जब समझौता करेंगे वो संवाद हो जाएगा। हमें संवाद चाहिए। मैंने कहा और आप मान गए तो मेरा क्या इसमें योगदान है, तो आपका योगदान है। आप ऑब्जेक्शन लगाइए, मैं कुछ बातें बताऊं, तब कहेंगे हम मान जाते हैं। मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूं बात ठीक नहीं है। शिक्षण अभ्यास में जाते थे, मैंने कहा बेटा तुमने किया तो अच्छा है, मैं एक दो उपाय बताता हूं, ऐसा करके देखो। हाँ सर ये ठीक है, मैंने ये बात सोची ही नहीं। सोचो ये भी संवाद है। हमें मॉडल देना पड़ेगा, हमें आदर्श देना पड़ेगा, हमें प्रतिमान देना पड़ेगा, हमें उनकी सोचने की प्रक्रिया को जगाना पड़ेगा। इस तरह से भाषा की वो बात है। इसलिए मैं कहता हूं हर अध्यापक को अपनी भाषा को नीचे लाना होगा। अरे बच्चा यहाँ है, आप तकनीकी शब्द जानते हैं, आप उदाहरण जानते हैं, आप अपनी सरल भाषा को करके उससे पूछ लीजिए ना। मैं कक्षा में आकर कहूं कि मैं दिखाऊं वहां तो संस्कृति पाठ्यशानी यथा मम भाषा तो संस्कृति अस्ति अतएव संस्कृतं पठामि एवं अस्ति पश्यन्तु बालः तत्र अनेकानि वस्तूनि सन्ति। आप सुनते रहेंगे सर बड़े विद्वान हैं, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे बच्चों की भाषा में जब मैं छोटे बच्चों से बात करूंगा, क्यों बेटा समझ आ रहा है? यस सर। बड़ों से करूंगा किसी और प्रकार से करूंगा। 8वीं वाले की बात करूं, क्यों बेटा समझ आया? कल तो ठीक है, आज क्या हो गया? बीए वालों से बात करूं तो बोलने की शैली भिन्न होगी। एमए वालों करने वाले उत्तम करना है, इनकी सोचने की शक्ति बने। फिर मेरे पांव भी चलेंगे, बताओ बेटा क्या सोचा है। अर्थात मेरी प्रौढ़ता वहां दिखनी चाहिए, लेकिन जीवन के उदाहरण भी दिखने चाहिए। इसलिए शिक्षा नीति ने 234 बार भाषा शब्द का प्रयोग किया है। शिक्षा नीति में 234 टाइम्स, 34 बार मातृभाषा का प्रयोग किया है, 24 बार संस्कृत का प्रयोग किया है, और कहा है हर अध्यापक को 2 भाषाएं आनी चाहिए, द्विभाषी बनना चाहिए।
इसलिए भाषाओं की चर्चा की गई है, उसमें फिर भाषा केवल शब्दों की नहीं होती है, आज भी तो भाषा है। मेरी एक छात्रा है, अब लेक्चरर थी, जो आई तो शादी हो चुकी थी, वो आर्ट की थी, कुछ बात चली, मैंने कहा चलो PhD कर लो। तो पूछा मैंने, कुछ आर्ट बोलता है ना, मैंने कहा तुम PhD कहते सर हमारे यहाँ PhD नहीं होती। मैंने कोई बात नहीं करेंगे तो देखते थे, किसी तरह से करके सिनॉप्सिस को मैंने लिखवा दिया और उसके पति को बुलाया। मैंने कहा अब तो डीन एंड हेड एजुकेशन डिपार्टमेंट की, मैंने कहा सुष्मिता तुम्हारी आपकी जिंदगी में आई तो क्या बदला? कहता सर पहले मैं कुछ भी पहन लेता था, अब तो वो स्लिप लगी होती है, पहनना ये पहनना ये पहनना ये पहनना, फिर उसमें रंग भी होते हैं। मैंने कहा सुष्मिता तुम रंग कैसे चुनती हो? कहते सोमवार के लिए, मंगलवार के लिए, कैसे? कहते मुझे कुछ अपनी मैचिंग भी बाहर जाते तो अपनी मैचिंग देखनी होती है, बेटा हो गया तो उसकी मैचिंग भी देखनी थी। रंग भी बोलते हैं, आर्ट भी बोलता है, इसलिए शिक्षा नीति ने कहा आर्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। खेल भी बोलता है। याद कीजिए 4-5 महीने पहले पाकिस्तान और भारत का जब मैच हो रहा था, रात को 12 बजे लोग उठ गए, जरूर भारत जीत गया है। अरे भारत को जीतने का अर्थ जो है ये खेल है। और जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई नहीं उठा क्योंकि हार गए थे। इसका मतलब खेल खेल नहीं, खेल राष्ट्र को जोड़ने की ताकत है, खेल निर्णय लेने की ताकत है। खेल बताती है पेनल्टी कॉर्नर कब मारना चाहिए, खेल बताता है कब पावर गेम खेलनी चाहिए। इससे शिक्षा नीति ने कहा अक्रॉस द करिकुलम गेम्स एंड आर्ट्स। क्या हम अपने पढ़ाने में इन्हें लाते हैं कि नहीं लाते हैं? कुछ बातें बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय 4:40 हुआ है, हम 20 मिनट के लिए यहाँ विराम करते हैं, 5 बजे पुनः आ जाएंगे अगले सत्र के लिए।